वेरी गुड इवनिंग बच्चों। तो बच्चों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमारा ये वीडियो करंट अफेयर्स का वीडियो है। करंट अफेयर्स क्यूज के हम कई वीडियो पहले बना चुके हैं और ये हमारा वीडियो नंबर 3 है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम जुलाई 2021 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आंसर पे बेस्ड ये वीडियो बना रहे हैं और जुलाई 2021 से लेकर जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता लेखपाल का, यूपी पुलिस का या सुपर टेट का, तब तक आपको ये वीडियो इसी फॉर्म में मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं वीडियो नंबर 3। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा। इसका देखिए लिखा हुआ है, होम इन द वर्ल्ड ए मेमोयर के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। तो आपको इसके लेखक बताने हैं। होम इन द वर्ल्ड ए मेमोयर एक बुक का नाम है और ये बुक एक व्यक्ति ने लिखी है जिसे पहले भारत रत्न भी मिल चुका है। मुझे लगता है अगर इतनी बात मैंने आपको बता दी है तो आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस लेखक की किताब है। तो ये बुक लिखी गई है, पहले का आंसर होगा ए, अमर्त्य सेन ने ये किताब लिखी है, होम इन द वर्ल्ड ए मेमोयर। एक शानदार बुक है और जैसे कि आप जानते हैं अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, ब्राजील की मेजबानी में कोपा अमेरिका कप आयोजित किया गया, यह किस खेल से संबंधित है। तो आपको ये बताना है। ऑप्शन है इसमें क्रिकेट, बेसबॉल, टेनिस या फुटबॉल। तो देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है वैसे तो ये, क्योंकि आप इससे एक अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्राजील की मेजबानी में हुआ है तो जाहिर सी बात है कि ब्राजील में ज्यादा गेम कौन सा खेला जाता होगा। क्रिकेट तो होता ही नहीं होगा। खैर, तो बेसबॉल, टेनिस और फुटबॉल में आपको कंफ्यूजन हो सकती है। तो चलिए अब हम इसका आंसर बता देते हैं। इसका सही आंसर होगा फुटबॉल। तो फुटबॉल से रिलेटेड है ये कोपा अमेरिका कप, जिसका आयोजन किया गया था 13 जून से 2 जुलाई के बीच में, 10 जुलाई के बीच में। और इसमें जो इस बार विजेता टीम रही वो थी अर्जेंटीना। तो कोपा अमेरिका कप की विजेता टीम का नाम है अर्जेंटीना और अर्जेंटीना ने कोपा अमेरिका कप 2020, देखो 2021 में हुआ है लेकिन 2020 के नाम से है ये, और इसमें अर्जेंटीना ने ब्राजील को हराया। तो ये विजेता टीम थी इस बार की। इस बात को आप याद कर सकते हैं कि विजेता टीम इस बार की कौन सी रही है, अर्जेंटीना। अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर का क्वेश्चन, बुजुर्गों के जीवन गुणवत्ता पर पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट के अनुसार 50 लाख से अधिक बुजुर्ग जनसंख्या वाला निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है। तो प्रधानमंत्री की एक कमेटी है, आर्थिक सलाहकार परिषद है, और उस आर्थिक सलाहकार परिषद ने अपनी रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट में बताया गया कि हमारे देश में बुजुर्गों की स्थिति क्या है, उनकी जीवन की गुणवत्ता क्या है। और इसमें यह भी डाटा दिया गया कि कौन से राज्य ऐसे हैं जहां 50 लाख से अधिक जनसंख्या रहती है बुजुर्गों की। तो इस मामले में देखो, इस क्वेश्चन को आप थोड़ा कॉमन सेंस लगा के भी कर सकते हैं कि हरियाणा, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, इनमें एक तो ये कि भाई बड़ा राज्य कौन सा है, तो उससे ही आपको आंसर मिल जाएगा। तो तीसरे का आंसर होगा ए। वैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये ऐसे राज्य हैं जहां पर बुजुर्गों की जनसंख्या 50 लाख से अधिक है, जबकि हरियाणा, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश कम जनसंख्या वाले राज्य हैं। इसलिए इसमें सही आंसर क्या होगा, ए, राजस्थान, जहां पर बुजुर्गों की जनसंख्या सर्वाधिक है। राजस्थान में विशेष तौर से सर्वाधिक जनसंख्या है ना, 50 लाख से अधिक बुजुर्ग केवल राजस्थान में रहते हैं ये, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ए, तीसरे का ए। चलिए दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। 4 नंबर का क्वेश्चन है, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से सर्वाधिक बार संबोधन करने वाले प्रधानमंत्रियों का सही अवरोही क्रम है। यानी कि आपको बताना है कि सबसे ज्यादा बार किसने संबोधित किया है लाल किले से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, यानी कि घटता हुआ क्रम आपको बताना है। तो इसमें देखो, आप ऑप्शन देख ही सकते हैं कि सबसे इसमें पहला ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, फिर इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, जवाहरलाल नेहरू, यानी कि 4 प्रधानमंत्री हैं। आपको इनका क्रम बताना है ना। सबसे ज्यादा बार जो होगा वो पहले नंबर पे आएगा, तो इस हिसाब से आपको आंसर देना है इसमें। चलिए आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, देखते हैं कितने लोग इसे सही आंसर देते हैं।
और तब तक मैं आपको इसकी कुछ जानकारी दे देता हूं, जिससे कि आपको आंसर करने में आसानी रहेगी। देखिए, सबसे पहले तो नेहरू जी एक ऐसे प्रधानमंत्री रहे, है ना, नेहरू जी एक ऐसे प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने अब तक सबसे ज्यादा बार, है ना, सर्वाधिक बार लाल किले से देश की जनता को संबोधित किया, और इसकी संख्या है 17, यानी कि 17 बार उन्होंने देश की जनता को संबोधित किया है लाल किले से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। फिर दूसरे नंबर पर आती हैं इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जी ने सबसे ज्यादा, सेकंड नंबर पर, है ना, सेकंड नंबर पर 16 बार संबोधित किया है देश की जनता को। और फिर थर्ड नंबर आता है मनमोहन सिंह जी का। मनमोहन सिंह जी ने देश की जनता को संबोधित किया है कुल 10 बार। और फिर नंबर आता है हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, और उन्होंने देश की जनता को संबोधित किया है कुल मिला के 8 बार। तो नरेंद्र मोदी जी ने संबोधित किया है कितना, 8 बार। तो कुल मिला के इस तरीके से देखो आप क्रम लगा सकते हैं। अब आप इसका सही आंसर दे सकते हैं कि सबसे ज्यादा बार, है ना, किसने संबोधित किया, उससे कम, उससे कम और उससे कम। तो इस हिसाब से आंसर हो जाएगा आपका डी। तो सही आंसर क्या हुआ, डी आपका, यानी कि जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी, ये 4 देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सर्वाधिक बार देश की जनता को लाल किले से संबोधित किया है। और फिर इसके बाद वाजपेयी जी आते हैं, 6 बार उन्होंने संबोधित किया है। एक ऐसे प्रधानमंत्री का नाम बता सकते हैं क्या आप, जिन्होंने कभी, मतलब उन्हें कभी मौका ही नहीं मिला स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश की जनता को लाल किले से संबोधित करने का? तो देखिए, इसका आंसर है चंद्रशेखर। चंद्रशेखर हमारे देश के एक ऐसे पीएम रहे जो कभी लाल किले से देश की जनता को संबोधित नहीं कर पाए। तो आप इनका नाम याद कर सकते हैं ना, चंद्रशेखर जी का। तो चंद्रशेखर ऐसे राष्ट्रपति, ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने देश की जनता को कभी संबोधित नहीं किया, यानी कि 0 बार संबोधित किया है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। निम्नलिखित में से किस सप्ताह में विश्व स्तनपान दिवस मनाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है 1 जुलाई से 7 जुलाई, 1 अगस्त से 7 अगस्त, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन है 7 अगस्त से 14 अगस्त, और डी ऑप्शन है 1 सितंबर से 7 सितंबर तक। तो आपको ये बताना है इसमें सही आंसर। तो देखिए, इसका सही आंसर होगा कि विश्व स्तनपान सप्ताह, यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग वीक। तो ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जाता है 1 अगस्त से 7 अगस्त के मध्य। इसका सीधा सीधा आंसर ही बता दिया। तो 5वें का आंसर है बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? देखिए, यहां पर एक तरफ तो लिखी हुई है बुक्स और दूसरी तरफ लिखे हुए हैं उनके लेखक, यानी कि ये वाली जो बुक्स हैं, ये वाली, और दूसरी तरफ उनके राइटर हैं, है ना, लेखक हैं। तो आपको बताना है कि आखिर कौन इनमें सुमेलित नहीं है, मतलब कौन है जिसकी बुक नहीं है ना, जो सामने लेखक लिखा हुआ है उसकी। तो देखिए, अनफिनिश्ड जो बुक है वो वाकई में प्रियंका चोपड़ा की है, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ये तो, है ना, ये। उसके बाद फिर आगे लिखा हुआ है जंगल नामा। तो जंगल नामा जो बुक है वो अमिताभ घोष की बुक है, ये भी सही लिखा हुआ है। ए ऑर्डिनरी लाइफ, ये अशोक लवासा की बुक है, ये भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। फिर डी ऑप्शन में लिखा हुआ है द पॉपुलेशन मिथ। तो द पॉपुलेशन मिथ जो बुक है ना, वो जॉन ग्रीशम की नहीं है। तो ये बुक है, ये हमारे जो चुनाव आयोग है उसके भूतपूर्व अध्यक्ष रहे थे पहले, है ना, उनका नाम है एस वाई कुरैशी। तो ये एस वाई कुरैशी साहब की बुक है। एस वाई कुरैशी जो है उनकी बुक है ये, और उन्होंने ये किताब लिखी थी, है ना। भारत में जो जनसंख्या का मिथ है कि लगातार इस्लामिक लोग जो है, मुस्लिम जो है, उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है, या आने वाले टाइम में उनकी संख्या हिंदुओं से ज़्यादा हो जाएगी, इस तरह के जो मिथ हैं जो राजनीतिक रूप से गढ़े जाते हैं, उसके बारे में ये किताब लिखी गई है, और ये लिखी है एस वाई कुरैशी साहब ने। तो इस किताब का पूरा नाम है द पॉपुलेशन मिथ, इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। तो ये बहुत अच्छी बुक है, और ये बुक, मतलब छठे का जो आंसर होगा कौन सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित कौन नहीं है, डी, यानी कि द पॉपुलेशन मिथ जो है जॉन ग्रीशम की बुक नहीं है, बल्कि वो बुक किसकी है, एस वाई कुरैशी की है। चलिए, समझ में आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन। इसमें देखो आपको 4 और क्वेश्चन मिल गए। आपको अनफिनिश्ड की लेखिका पता लग गई, जंगलनामा के लेखक, ऑर्डिनरी लाइफ के लेखक, अशोक लवासा भी पहले चुनाव आयोग के सदस्य रहे।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन और आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है 32वें टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के द्वारा जीते गए पदकों की सही संख्या है। यानी कि आपको पदकों की सही संख्या बतानी है। टोक्यो ओलंपिक 2020 नाम जरूर है इसका, लेकिन ये कब हुए थे? 2021 में हुए थे ये, है ना। तो 2021 में जुलाई के महीने में जो टोक्यो ओलंपिक हुए हैं उनके बारे में आपको बताना। 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 के बीच में थे ये। तो इसमें आपको बतानी है पदकों की संख्या। तो इन पदकों की संख्या में देखो भारत ने कितने पदक जीते थे, मैं आपको बता देता हूं कि भारत ने कुल मिला के जो पदक जीते थे उनकी संख्या थी 7। तो टोटल 7 पदक भारत ने जीते। अब इसमें आपको सही ऑप्शन ढूंढना है कि 1 स्वर्ण, 4 कांस्य, 4 रजत, यानी कि 1 गोल्ड, 4 सिल्वर और 4 इनमें ब्रॉन्ज। तो गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज कितने कितने जीते हैं ये बताना है आपको। तो चलिए देखिए, कई लोगों ने आंसर दिया है, लिखकर कमेंट बॉक्स में जल्दी से और बताइए सही आंसर। 1-2 लोगों ने ही दिया है अभी तक, तो हम इसका आंसर बताते हैं। फिर 7वें का सही आंसर होगा 1 स्वर्ण, 4 कांस्य और 2 रजत, यानी कि कुल मिला के भारत ने 7 पदक जीते। और इसका सही आंसर कितना, कौन सा होगा? डी आंसर होगा। तो कुल मिला के पदक जीते हैं 7। 1 स्वर्ण पदक जीता नीरज चोपड़ा ने जीता था जेवलिन थ्रो में। 4 कांस्य पदक जीते गए पीवी सिंधु, भारतीय हॉकी टीम, लवलीना बोरगोहेन, बजरंग पुनिया। और रजत पदक 2 जीते गए रवि दहिया कुश्ती में, मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग में। तो कुल मिला के इस तरीके से भारत ने 32वें टोक्यो ओलंपिक में 7 पदक जीते थे, 1 स्वर्ण, 4 कांस्य और 2 रजत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी टीम यूरो कप 2020 की विजेता रही? तो सबसे पहले तो ये क्लियर कर लीजिए कि यूरो कप में कौन सा खेल खेला जाता है, यानी किस खेल से संबंधित है। तो यूरो कप संबंधित है किससे? फुटबॉल से। और ये जो मैच था ये 11 जून से 11 जुलाई के बीच में हुआ 2021 में, और इसका फाइनल लंदन में खेला गया। और साथ ही साथ इस यूरो कप की जो विजेता टीम थी, है ना, वो विजेता टीम बतानी है आपको। तो इस यूरो कप की विजेता टीम इस बार रही थी इटली। तो इटली ने ये मैच जीता था, यानी कि ये कप जीता था यूरो कप। और इटली ने इंग्लैंड को हराकर, यानी कि जो मेजबान टीम थी उसी को हराया। तो इंग्लैंड को हराकर ये कप जीता उन्होंने, यूरो कप, इटली ने। तो ये बड़ी बात है, इस बात को याद रखना है कि इंग्लैंड जो है उपविजेता थी और इटली क्या है? विजेता रही इस यूरो कप की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, स्क्रैप नीति 2021 है एक। स्क्रैप नीति 2021 क्या है, इसके बारे में बताना है आपको। आपको बताना है कि क्या ये नई शिक्षा नीति है, क्या ये नई खेल नीति है, नई कबाड़ नीति है, या नई प्लास्टिक प्रबंधन नीति है। इनमें से सही ऑप्शन आपको चुनकर बताना है कि आखिर स्क्रैप नीति 2021 जिसे भारत सरकार ने 2021 में जारी किया, ये किस प्रकार की या किससे संबंधित है। तो देखिए, स्क्रैप का मतलब होता है कबाड़। तो यहाँ पर सिंपल सा आंसर मिल गया आपको कि 90 का आंसर क्या हो जाएगा? नई कबाड़ नीति है ये। तो नई कबाड़ नीति है स्क्रैप नीति 2021 कबाड़ नीति। तो इसका आंसर हो गया सी, है ना, नई कबाड़ नीति है ये। इस नई कबाड़ नीति में क्या होगा कि ये जो पुरानी गाड़ियां हैं, जो वाहन, वाणिज्यिक वाहन है जो 15 साल से ज्यादा पुराने हो गए, जो निजी वाहन है जो 20 साल से ज्यादा पुराने हो गए हैं, वो कबाड़ में चले जाएंगे। और वो हम उसे कहेंगे कि वो स्क्रैप में चले गए। और इसे पीएम ने कचरे से कंचन की संज्ञा दी। इस पूरी नीति को पीएम ने कहा ये वेस्ट टू वेल्थ की नीति है। वेस्ट टू वेल्थ का मतलब है कचरे से कंचन बनाने की एक नीति। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि हाल ही में यूनेस्को के द्वारा हैदरपुर को भारत की 47th रामसर साइट घोषित किया गया। यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो दरअसल दिसंबर के महीने में ऐसा हुआ था कि जब हैदरपुर 47वीं रामसर साइट घोषित की गई। तो आपको यह बताना है कि ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। और यूपी के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के किसी जिले में हैदरपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इसलिए आपको बताना है कि ये कहां पर स्थित है, किस जिले में स्थित है। और शायद आपको याद हो कि हमने पिछले वाले वीडियो में इसके बारे में बताया भी था आपको कि हैदरपुर 47वीं रामसर साइट घोषित हुई है और वो किस जिले में है। तो चलिए इसका आंसर बताते हैं। 10वें का आंसर होगा बी, बिजनौर, यानी कि उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में स्थित है हैदरपुर
रामसर साइट, यानी कि इसका आंसर है बी। और आपको देखो ये भी ध्यान रख सकते हैं चाहे तो पिछले वीडियो में, क्योंकि हमारा वीडियो वो पहले आ गया था, और 2 फरवरी 2022 को 2 नई रामसर साइट घोषित की गई। तो अब वर्तमान में कुल रामसर साइट अगर कोई पूछता है आपसे भारत की, तो कुल रामसर साइट हो गई है कितनी, 49, यानी कि 2 रामसर साइट और नई जुड़ गई हैं। तो इस प्रकार से आप ये भी याद कर सकते हैं कि टोटल रामसर साइट की संख्या कितनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन, इंद्र 2021 है ना, किन देशों के मध्य होने वाला एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो 2 देशों की थल सेनाओं के बीच में होता है हर वर्ष। तो आपको बताना है कि ये किन देशों के बीच हुआ है। तो भारत और अमेरिका के बीच में, भारत व फ्रांस के मध्य, भारत व रूस के मध्य, या भारत व यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के मध्य। तो इसका सही आंसर बताइए आप कि इंद्र 2021 किन देशों के बीच संपन्न हुआ 2021 में। तो देखिए हम इसका आंसर बताते हैं फिर। 11वें का सही आंसर होगा सी, और ये सी आंसर होगा, यानी कि भारत और रूस की जो थल सेनाएं हैं उनके मध्य बोल्गोग्राद एक जगह है रूस में, तो बोल्गोग्राद नामक स्थान पर यह संयुक्त सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ। और इसी टाइम पे इंद्र नेवी 2021, तो ये भी याद रखें देखिए इसके साथ कि इंद्र नेवी 2021 भी भारत और रूस की 9 सेनाओं के बीच में संपन्न हुआ था। तो ये देखिए इंद्र नेवी से ही पता लग रहा है कि 9 सेनाओं के मध्य है, और इंद्र 2021 क्या है, थल सेनाओं के मध्य होने वाला एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। और किन देशों के बीच में, भारत और रूस। तो इसका सही आंसर होगा सी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन कि हाल ही में गठित राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग का प्रथम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग का पहला अध्यक्ष बताना है आपको, क्योंकि ये पहले अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग 2021 में गठित हुआ है, तो ये बिल्कुल नया है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको बताना है कि इसके पहले अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन है डॉक्टर अनिल खुराना, डॉक्टर पंकज कुमार सिंह, डॉक्टर संजय अरोरा और डॉक्टर जेबी महापात्रा। तो देखिए इसका 12वें का सही आंसर होगा ए, यानी कि ए, ये जो प्रथम अध्यक्ष बनाए गए हैं इसके वो हैं डॉक्टर अनिल खुराना। तो ये पहले चेयरमैन है राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13वें नंबर का क्वेश्चन है कि हाल ही में यूनेस्को द्वारा काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, जिसे रामप्पा मंदिर भी कहते हैं, को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। यह किस राज्य में स्थित है। आपके ऑप्शन है ए ऑप्शन गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। इनमें से कौन सा राज्य है जहां पर यह काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, रामप्पा मंदिर स्थित है। तो 13वें का देखिए सही आंसर होगा सी, यानी कि तेलंगाना में ये स्थित है ना, रामप्पा मंदिर तेलंगाना में स्थित बहुत फेमस पुराना मंदिर है। 13वीं सदी का बना हुआ मंदिर है, 13वीं सदी में बनाया गया था ये मंदिर, और ये शिव को समर्पित मंदिर है, यानी कि शिव जी का मंदिर है। तो कुछ और जानकारी कर लेते हैं यूनेस्को के बारे में। मैं आपको कुछ जानकारी दे देता हूं कि यूनेस्को क्या है। तो आपको देखो यूनेस्को की फुल फॉर्म भी याद कर सकते हैं, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक संस्था है यूनेस्को, और इस यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई लंदन में। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, और वर्तमान में इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, वो पेरिस में इसका मुख्यालय है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसका मुख्यालय है ना, हेडक्वार्टर। और उसके बाद इसके जो वर्तमान जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है ऑड्री उनका शुरू का नाम है, तो मुझे अभी फिलहाल यही नाम याद है, इतना ही। तो ऑड्री उनका नाम है जो यूनेस्को के वर्तमान अध्यक्ष हैं। और वर्तमान में यूनेस्को में कुल मिला के 193 सदस्य देश हैं। तो 193 सदस्य देश हैं वर्तमान में यूनेस्को में। इस प्रकार से यूनेस्को की जानकारी आप कर सकते हैं। यूनेस्को ने पूरे वर्ल्ड में 1154 ऐसे स्थल हैं जिन्हें विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। भारत के स्थलों की संख्या हम अभी नहीं बता रहे हैं, क्योंकि हमारा जो अगला क्वेश्चन आएगा वो इसी संबंध में होगा। तो यहाँ आंसर देके कोई फायदा नहीं है, आगे आप आंसर देंगे इसलिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए जैसा कि मैंने आपसे कहा कि 14वां क्वेश्चन जो हमारा
वो पुराने वाले क्वेश्चन से रिलेट करता है, 13वें क्वेश्चन से। और पूछा गया कि यूनेस्को के द्वारा घोषित विश्व विरासत सूची में भारत के कुल कितने स्थल शामिल हैं। तो भारत के टोटल ऐसे स्थल शामिल हैं बताने हैं आपको जिन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है किसने, यूनेस्को ने। तो यूनेस्को के द्वारा भारत के कितने स्थलों को है ना वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। तो देखिए इसका आंसर ऑप्शन देख लीजिए, इसका 39, 40, 42 और 38 इनमें से सही आंसर देना है। कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, आसान क्वेश्चन है और मुझे लगता है सभी बच्चे इसका आंसर दे सकते हैं। तब तक हम आपको इसकी डिटेल बताते हैं कि देखिए भारत के जो स्थल हैं उन्हें कुल मिला के 3 भागों में डिवाइड किया जाता है ना, 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। और ये 3 भागों में जो डिवाइड किए गए हैं उनमें एक स्थल होते हैं है ना जिन्हें हम सांस्कृतिक स्थल कहते हैं, यानी कि कल्चरल हैं। तो सांस्कृतिक स्थलों की जो संख्या है उनकी वो संख्या है कितनी, 32। तो सांस्कृतिक स्थल कितने हैं, 32 है ना, 32 स्थल कल्चरल हैं। फिर देखिए 7 स्थल ऐसे हैं, 7 स्थल जो कि प्राकृतिक हैं। तो प्राकृतिक यानी कि नेचुरल हैं। तो प्राकृतिक स्थलों की संख्या है कितनी, है ना, 7। उसके बाद एक स्थल ऐसा है जो कि मिश्रित है। मिश्रित का मतलब है कि वो सांस्कृतिक भी है और प्राकृतिक भी है ना। तो कुल मिला के अब आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा, 40, यानी कि बी आंसर है सही इसका। तो कुल मिला के 40 ऐसे स्थल हैं जिन्हें सांस्कृतिक, प्राकृतिक, मिश्रित है ना, तीनों मिलाकर भारत के 40 स्थल ऐसे हैं जिन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15वें नंबर का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर और लिखा हुआ है कि हाल ही में गठित त्रिपक्षीय सुरक्षा गठबंधन जिसका नाम है ऑकुस में निम्नलिखित में से कौन से देश शामिल हैं। तो आपको उन देशों के नाम बताने हैं कि कौन से देश इस ऑकुस में शामिल हैं। तो इसमें देखिए ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटेन, भारत, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन। सी ऑप्शन अमेरिका, भारत, जापान। डी ऑप्शन है आपका अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए इसका आंसर कोई कठिन नहीं है, क्योंकि अगर आप इसके गठबंधन का जो ये शॉर्ट फॉर्म है अगर इससे आप निकालें तो आपको पता लग जाएगा कि कौन से देश शामिल हैं इसमें। देखिए आप AU जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। नहीं, A फॉर ऑस्ट्रेलिया कर सकते हैं आप। A फॉर ऑस्ट्रेलिया हो गया है ना। UK मतलब क्या हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया। और उसके बाद US का मतलब क्या हो गया, USA हो गया। तो सिंपल सा आंसर है देखिए इसका बी आंसर, यानी कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन है ना। इस प्रकार से इसमें कुल 3 देश शामिल हैं। इन तीनों देशों ने मिलकर एक सुरक्षा गठबंधन बनाया है जिसका नाम है ऑकुस। तो बहुत आसान है, यानी कि भारत, जापान इसमें नहीं है। तो 15वें का आंसर क्या हो गया, बी आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। और 16वें क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन की 21वीं बैठक कहां आयोजित की गई। तो आपको 21वीं बैठक बतानी है शंघाई सहयोग संगठन की। और आप जानते होंगे शंघाई सहयोग संगठन को शॉर्ट में क्या कहते हैं, SCO है ना, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है ये। इसकी बैठक कहाँ हुई ये बतानी है। तो इसमें देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं बीजिंग, ताशकंद, दुशांबे, मॉस्को। तो ये तो पक्का ही है कि शंघाई सहयोग संगठन के जो सदस्य देश हैं उनमें से ही किसी एक देश के शहर में ये मीटिंग हुई होगी। SCO यानी कि शंघाई सहयोग संगठन में कुल मिला के वर्तमान में 8 देश हैं, जिसमें भारत और पाकिस्तान भी शामिल हैं। तो भारत और पाकिस्तान के अलावा इसमें रशिया शामिल है, चाइना है, इसमें कजाकिस्तान है, किर्गिजिस्तान है, ताजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है। तो इस प्रकार से 8 देश इसमें शामिल हैं और भारत और पाकिस्तान 2017 में इसके सदस्य बने। तो अब इतनी देर में तो आपने क्वेश्चन का आंसर सोच ही लिया होगा और कई बच्चों ने आंसर दे भी दिया कमेंट बॉक्स में। तब आप बता सकते हैं कि 16 का आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका सही आंसर होगा कि SCO की जो 21वीं बैठक हुई 17 सितंबर 2021 को ये बैठक हुई थी। और ये बैठक हुई थी ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में। इसका मतलब इसका सही आंसर होगा सी, दुशांबे में इसकी मीटिंग हुई है ना, जो कि कौन सी 21वीं मीटिंग थी। और इसके अलावा
एक मिशन भी लॉन्च किया गया था जिसका नाम था शांतिपूर्ण मिशन 2021, जिसमें इन सदस्य देशों की संयुक्त सेनाओं ने भाग लिया, यानी कि सेनाओं का एक सेनाभ्यास हुआ है ना, सभी 8 देशों की। अब चलिए जाते जाते एससीओ के बारे में भी कुछ बात बता देते हैं आपको कि जो एससीओ है वो काफी पुराना संगठन है और 2001 में इसकी स्थापना हुई थी, यानी कि 2001 में ये स्थापित हुआ एससीओ। और इसके अलावा इस एससीओ का जो मुख्यालय है वो बीजिंग में है और ताशकंद में, यानी कि 2 मुख्यालय हैं इसके। तो एक तो ताशकंद आपको याद रखना मुख्यालय के रूप में, और ताशकंद के अलावा इसका मुख्यालय बीजिंग में भी है। तो बीजिंग और ताशकंद इसके मुख्यालय हैं। और इसके अलावा आप ये भी याद कर सकते हैं कि ये जो एससीओ है इसमें ये जरूर याद रखना, मतलब मैं इसलिए दोबारा बता रहा हूं आपको कि इसमें सदस्य देश कितने हैं, ये जरूर याद रखना है। यानी कि 8 सदस्य देश हैं इसमें, और भारत और पाकिस्तान क्या है इसके सबसे नए सदस्य देश हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16वें क्वेश्चन के बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 400 डेज के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो ये एक आसान क्वेश्चन है और मुझे लगता है जो इसके लेखक हैं वो आपने कई बार पहले सुने होंगे, काफी फेमस लेखक हैं। उनकी बुक जो है वो बेस्ट सेलर बुक कहलाती है। तो ये 400 डेज जो किताब लिखी है वो लिखी है चेतन भगत ने। तो चेतन भगत की बुक है, यानी कि इसका आंसर होगा सी। और अब आपकी स्क्रीन पर 18वां क्वेश्चन है। 18वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन एक देश क्वाड नामक संगठन का सदस्य नहीं है? तो जो क्वाड है उसका सदस्य निम्न में से कौन सा देश नहीं है, ये आपको बताना है। तो ये कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है, ये भी आसान है। क्वाड के बारे में तो आपने काफी सुना भी होगा। चाइना के खिलाफ 4 देशों ने एक संगठन बनाया है और चाइना का जो प्रशांत महासागर में बढ़ता हुआ प्रभाव है उस प्रभाव को रोकने के लिए संगठन बनाया गया है। तो ये क्वाड का मतलब होता है क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग। तो क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग यानी कि एक तरीके से 4 देशों ने मिलकर बनाया है, इसीलिए इसका नाम क्वाड्रिलैटरल है। तो इसका जो शिखर सम्मेलन हुआ था वो हुआ था सितंबर के महीने में वॉशिंगटन डीसी में। इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा है आपसे कि इसका शिखर सम्मेलन वॉशिंगटन डीसी में हुआ और इसमें कौन कौन से देश आते हैं। और अगर आपको पता है कौन से देश आते हैं तो आप बता सकते हैं कि कौन इसका सदस्य नहीं है। इसमें देखिए ऑप्शन है भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया। तो इसमें कुल मिला के देखिए 4 सदस्य देश हैं। भारत इसका सदस्य देश है ना, यूएसए इसका सदस्य देश है, इसका सदस्य देश ऑस्ट्रेलिया भी है। यानी कि देखिए ए बी सी में से तो कोई ऑप्शन हो नहीं सकता फिर। और इसका फिर लास्ट में बचा दक्षिण कोरिया। और ये जो चौथा जो इसका सदस्य देश है वो है जापान। इसका मतलब आंसर होगा क्या? दक्षिण कोरिया। ये इसका सदस्य देश नहीं है। और क्वाड में कुल मिला के ये 4 देश आते हैं। तो मुझे लगता है बहुत आसानी से आप इसका आंसर दे पाएंगे। अब 18वें क्वेश्चन के बाद अब आते हैं 19वें क्वेश्चन पर। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस इसलिए चर्चा में आया कि इस तारीख को जो लोकसभा टीवी चैनल है, एक राज्यसभा टीवी चैनल है, उन दोनों टीवी चैनल्स को मिलाकर संसद टीवी के नाम से एक नया चैनल शुरू किया गया है। और ये इसी तारीख को किया गया जिस तारीख को, जिस डेट को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे जिस दिन मनाते हैं उसी तिथि को, उसी डेट को हमने संसद टीवी नाम से एक नया चैनल लॉन्च किया है, यानी कि भारत सरकार ने। तो 19वें का सही आंसर बता सकते हैं आप। 19वें का सही आंसर होगा 15 सितंबर। तो 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन है ये आपका 20वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, तो इसे जल्दी से आंसर दीजिए इसका। सितंबर 2021 में भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन नियुक्त किए गए? तो सितंबर 2021 में भारतीय वायुसेना के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, है ना। ये आपको बताने हैं कि वो कौन है, उनका नाम क्या है। देखिए इसमें ए ऑप्शन में है RKS भदौरिया। तो ये तो आप जानते हैं, देखिए RKS भदौरिया तो पुराने वाले थे, लेकिन थे वायुसेना अध्यक्ष, ये तो बता ही सकते हैं। फिर देखिए अगला ऑप्शन है विवेक राम चौधरी। तो यही आंसर होगा, विवेक राम चौधरी जो है वो भारतीय वायुसेना के नए अध्यक्ष, नए प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। जबकि देखिए विनय कुमार त्रिपाठी ये रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन बनाए गए हैं। और MM नरवाणे को तो आप जानते ही होंगे कि MM नरवाणे जो है वो क्या है, ये भारतीय थल सेना के अध्यक्ष हैं। इस प्रकार से 20वें का सही आंसर होगा बी।
तो देखिए दोस्तों, आपने बड़े आराम से 20 क्वेश्चन किए और इनकी प्रैक्टिस हुई। इस प्रकार से देखिए अब तक हमने 3 वीडियो बना दिए हैं, उनमें 60 क्वेश्चन हो गए और ऐसे ही धीरे 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 करके हम आगे बढ़ते जाएंगे। जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक आपके पास 1000 से ज्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे और उनमें से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। ये जितने भी वनडे एग्जाम है उनके लिए ये सभी वीडियो महत्वपूर्ण है। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है, आपको अच्छा लगा, समझ में आया, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम मिलेंगे जल्दी और अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे आपको मैपिंग कराने की, यानी कि हम ज्योग्राफी की मैपिंग के भी वीडियो लगातार ला रहे हैं। 2 वीडियो आपको ज्योग्राफी के मैपिंग के भी करा दिए हैं और हिस्ट्री में भी हम मराठा साम्राज्य पढ़ रहे थे, उसका भी वीडियो आपको जरूर मिलेगा। तो अब हमारे रेगुलर वीडियो आ रहे हैं और इन सभी वीडियो से आप फायदा उठाइए और अपने एग्जाम को की तैयारी में एक मजबूती लाइए, अच्छे से तैयारी कीजिए, है ना। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये तो आपने सुना ही होगा। तो कोशिश जारी रखिए और आप निश्चित रूप से सफल होंगे ही होंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद।